दास्तान में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। दोबारा से शुरू करता हूँ कहानी का अगला भाग, अगला अंश। कहानी है अंधेरे में और लेखक हैं निर्मल वर्मा। बीमारी के दिनों में मुझे अक्सर वो शाम याद आ जाती है। हालांकि उस शाम कोई भी ऐसी बात नहीं हुई थी जिसे याद रखा जाता। जब हम वापस लौटने लगे तो बीरेन चाचा कुछ दूर हमारे संग आए थे। माँ के कहने पर कि हम खुद चले जाएंगे, वापस मुड़ गए। मैं और माँ कुछ दूर ऊपर की सड़क पर चुपचाप चढ़ते रहे। मैं तेज कदमों से माँ के आगे आगे चल रहा था। कुछ दूर चलने के बाद सहसा मेरे पांव ठिठक गए। मुझे लगा माँ मेरे पीछे नहीं आ रही है। मैं वापस मुड़कर पीछे की ओर चलने लगा। अंधेरे में मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ दूर नीचे उतरकर अचानक मेरे पांव रुक गए। मैं अंधेरे में आंखें फाड़ता हुआ हतबुद्धि सा खड़ा रहा। माँ सड़क के मोड़ पर खड़ी थी, किनारे पर लगी तार पर झुकी हुई। उनकी साड़ी का आंचल हवा से उड़कर कंधे पर आ गिरा था। अपने में बिल्कुल खोई सी वो अपलग नीचे देख रही थी। उतराई के नीचे थी बीरेन चाचा की कॉटेज, जो शाम के धुंधलके में बिल्कुल सूनी और निर्जन दिखाई दे रही थी। लाइब्रेरी की खिड़की से आती हुई मध्यम सी प्रकाश रेखा में लॉन की घास झलमिला रही थी। कुछ देर शाम तक के झुटपुटे में हम बिल्कुल खामोश ठंडे खड़े रहे। फिर माँ अचानक आगे मुड़कर चलने लगी। उनकी चाल इतनी धीमी थी कि एक क्षण मुझे लगा मानो वो सोते हुए चल रही हो। वो मेरे पास आ गई और आंखें ऊपर उठाकर एक लंबे क्षण तक अपनी आकुल विवश निगाहों से मुझे निहारती रही। फिर झपट कर उन्होंने मुझे अपने पास घसीट लिया और बार बार अपने ठंडे सूखे होठों से मुझे ही चूमने लगी। कुछ दिनों बाद एक सुबह मुझे अपने मुंह का स्वाद अच्छा सा लगा। अंगों में एक हल्की सी स्फूर्ति का आभास हुआ। पहले मैं धूप से बचने के लिए खिड़की बंद किए रहता था। अंधेरे कमरे में आंख मूंद कर लेटना भला लगता था। अब मैंने खिड़की खोलकर पर्दों को उठा दिया। बाहर की गर्म ऊनी धूप मेरे पलंग को चारों ओर से घेर लेती है। मैं बिस्तर से उतरकर मेज के सहारे खड़ा हो जाता हूँ। सिर पहले की तरह नहीं चकराता। मैं पायदान की ओर कदम बढ़ाता हूँ और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने जिंदगी में पहली बार अपने आप चलना सीखा। मैं चुपके से बाहर बरामदे में आ जाता हूँ। कुछ दूर पर बुआ गीली धोती काट के जंगले पर सुखा रही है। मैं उनकी आंख बचाकर बाबू के कमरे के पीछे वाले छज्जे पर चला जाता हूँ। कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं। भीतर के लाल पर्दे नीचे गिरे हुए हैं। जब माँ मौसी के घर चली जाती हैं तो बाबू उस कमरे को बंद कर लेते हैं। मैंने अपनी सारी चीज़ें ऊपर छत पर स्टडी में ले जाते हैं और रात को वहीं सोते हैं। छज्जा निपट सूना है। नीचे आउट हाउस के क्वार्टरों की छतों से चौड़े नीले टिन के पटरों पर बढ़िया चमक रही हैं, जो पहाड़ी खानसामा की औरत हीरा ने सुखाने रख छोड़ी हैं। सामने मदरसे के छोटे से मैदान में लड़के बस्ता घुमाते हुए चार चार की पात में खड़े नके आते अलसोए स्वर में प्रार्थना कर रहे हैं। लब पे आई है दुआ बन के तमन्ना मेरी। उनकी तीखी तीखी रूखी आवाज को सुनकर जब मैं ऊब जाता हूं तो मेरी आंखें खड्ड के ऊपर मेम के उस रहस्य में बंगले पर टिक जाती हैं, जहां हम कच्चे अलूचे छिपा कर रखते थे। उससे जरा दूर पेड़ों और झाड़ियों से घिरी हुई एक पगडंडी सांप की तरह बल खाती हुई बानों के मकान के ऊबड़ खाड़ा आते में जाकर गुम हो गई है। मैं अपने कमरे से बाबू की पुरानी छड़ी ले आया, जिसके सिर पर मैंने माँ की लाल साड़ी का चीथड़ा बांध रखा है। मैं जंगले से बाहर गर्दन निकालकर छड़ी को हवा में दाएं बाएं घुमाता हूँ। लाल रेशम की झंडी हवा में फरफराती है। बानू ने मेरी लाल झंडी को देख लिया है। उसने हाथ उठाकर कुछ कहा है, जिसे मैं कुछ भी सुन समझ नहीं पाता। ये मेरा और बानो का पुराना और प्रिय खेल है। हमारे और उसके मकान के बीच ढलान पर कई कोठियाँ और दुकानें हैं, किंतु ऊंचाई पर होने के कारण हम एक दूसरे को छज्जे से देख पाते हैं। हालांकि हम चाहे कितना भी चिल्लाकर क्यों ना बोलें, एक दूसरे की बात नहीं सुन पाते। इसलिए इशारों से बात करने के लिए मैं बाबू की छड़ी से सिग्नल का उपयोग करता हूँ। बानो अपनी अम्मी को भीतर के बरामदे से खींच लाई है। अम्मी ने हाथ उठाकर मुझे बुलाया है। अम्मी मुझे इतनी दूर से नहीं देख पाती, फिर भी मैं शर्मा जाता हूँ और छड़ी को बरामदे में फेंक कर अपने कमरे में भाग आता हूँ। कमरे की देहरी पर सहसा मेरे पांव ठिठक गए। भाभी को सुर धुना सुनाई दिया।
नौकर ने आकर बताया कि बाबू अपने कमरे में मुझे बुलाते हैं। मेरे दिल में खुशी सी लहर दौड़ गई। ऐसा बहुत कम होता है कि बाबू मुझे अपने कमरे में बुलाकर मुझसे बातें करें। अक्सर वो हाल चाल पूछने मेरे कमरे में ही आ जाते हैं। मैं झटपट अपने नाखून दांतों से काट लेता हूँ, क्योंकि बाबू हमेशा सबसे पहले मेरे दोनों हाथों को देखते हैं। आंखों को गीले तौलिए से पोंछ लेता हूँ और हाथों को मुंह पर रख कर फूंक मारता हूँ और फिर उन्हें सूंघता हूँ, ये देखने के लिए कि मुंह साफ है या नहीं। फिर शीशे में मुंह देखकर कंघी करता हूँ। माँ के ना होने से पिछले कुछ दिनों से मुझे ये सब काम खुद करने पड़ते हैं, और जब कंधे से अपने बालों को झड़ता हुआ देखता हूँ तो न जाने क्यों मुझे अपने ऊपर गहरी सी दया आने लगती है। मेरी आंखों में आंसू भर आते हैं। ड्राइंग रूम, जिसे उन दिनों हम हॉल का कहते थे, क्योंकि वो हमारे घर का सबसे बड़ा कमरा था, कि कालीन पर पैरों की आहट नहीं होती। फिर भी मैं बहुत हौले हौले दबे पाँव से बाबू के कमरे की ओर जाता हूँ। सुबह में ठीक था, एक तो अब सिर चकराता है, मानो कटपटियों से धुएं की दो लकीर ऊपर उठती हुई सिर के बीचों बीच मिलने की चेष्टा कर रही है, और बीच में रुई का एक घुटा घुटा सा बादल इन दोनों के बीच में आकर अड़ गया। मैं उनके कमरे की दहलीज पर खड़ा हूँ। पर्दों के रिंग हाथ लगाने से धीरे धीरे बजते हैं। वो बिना मेरी ओर देखे मुझे भीतर बुलाते हैं। मैं और आगे खिसक आता हूँ। बाबू के कमरे को पहचानना कितना आसान है। सिगार के धुएं की गरम गरम सी गंध, चारों ओर फैली गहरी बोझी सी चुप्पी, एक अजीब धुंधली सी रोशनी जो दिन और रात दोनों समय एक सी रहती है, और एक खट्टी और भीनी सी बू जो मेरी दवा की बू से मिलती हुई भी कहीं दूर जाकर उससे अलग हो जाती है। उसके बारे में मैं कभी तय नहीं कर पाता कि वो मुझे अच्छी लगती है या बुरी। लगता है वो बू नहीं है, महज एक हल्का सा रंग है जो बाबा के कमरे की हवा में तिरता रहता है। बाहर क्या कर रहे थे? मैं उनकी आवाज़ पहचानता हूँ, उसमें गुस्सा नहीं है। बानों को देख रहा था और मैं सबचाकर चुप हो जाता हूँ। बाबू, उनकी आंखें ऊपर उठाई। आज मैं ठीक हूँ, बुखार नहीं है। बाबू ने दोनों हाथों को अपनी गोद में रख लिया। अभी कुछ दिन तुम्हें बिस्तर पर लेटना होगा। उन्होंने मेरे हाथ को एक दूसरे के ऊपर रख दिया और उन्हें अपने खुरदरे बालों से भरे हाथों में समेट लिया। बाबू, हम दिल्ली कब जा रहे हैं? जब कभी मुझे उनसे बात करने का मौका मिलता, मैं हर बार उनसे प्रश्न करता हूँ। उन्होंने सिगार को मुंह से निकाल कर उंगलियों में थाम लिया। वो कुछ देर तक चुपचाप दीवार के बेल बूटे वाले कागज देखते रहे, मानो उस पर कुछ लिखा है, जैसे वो बड़े गौर से पढ़ रहे हैं। बच्ची, तुम्हें डर तो नहीं लगता? डर? मैं विस्मित सा होकर उनकी ओर देखने लगा। उनकी आंखें दीवार से उतरकर मुझ पर टिक गई। माँ घर में नहीं है, शायद इसलिए। लेकिन वो तो कुछ दिनों में आ जाएंगी। मैं चाहता था कि बाबू मेरी बात का समर्थन करें, किंतु चुपचाप मेरी ओर देखते रहे। हाँ, वो आएंगी। बाबू का स्वर इतना धीमा, इतना सोया सा था, मानो वो ये बात मुझसे न कहकर अपने से कह रहे हो। बच्ची, क्या बाबू, तुम क्या उन्हें देखना चाहोगे? बाबू का स्वर एकदम भारी सा हुआ है। उनका प्रश्न मुझे काफ़ी बड़े विचित्र और निरर्थक सा लगा था। सोचा कह दूं हाँ, उनके पास जाऊंगा, और दूसरे क्षण मुझे लगा कि बाबू मुझसे इस उत्तर की आशा नहीं कर रहे हैं, जैसे वो सच जानते हुए मुझे जानबूझकर मुझसे झूठ कहलवाना चाह रहे हैं। मैंने नहीं में सिर हिला दिया। हैरत भरी दृष्टि से वो मुझे देखते रहे। फिर धीरे से उन्होंने मेरे हाथों को अपनी गोद से हटा दिया। अच्छा, अब अपने कमरे में जाओ। अभी 2-3 दिनों तक बाहर खेलने मत जाना। वो कुर्सी से उठ खड़े हुए और मेरी ओर से मुंह मोड़ कर खिड़की से बाहर देखने लगे। कुछ दूर तक मैं वहाँ चुपचाप खड़ा रहा। मेरे मन में अचानक बाबू के प्रति भीगी भीगी सी सहानुभूति उमड़ने लगी। माँ के संग मेरा संबंध अधिक सहज और सीधा था। बाबू के संग जो संकोच और तनाव रहता है, वो माँ के संग बिल्कुल नहीं है। वो कोई भी प्रतिवाद किए बिना मेरी हर फरमाइश को चुपचाप मान लेती है, किंतु इतना सब करने पर भी वो मुझसे हमेशा दूर रहती है, कभी ना मिटने वाला एक अलगाव बनाए रखती है। उनके सामने मुझे लगता है कि मैं बहुत ही छोटा, बेडौल और निरर्थक सा प्राणी बन गया हूँ। किंतु बाबू की बात दूसरी है। मैं उनसे डरता हूँ। कोई भी फरमाइश करते समय मेरा दिल धड़कने लगता है। कभी खुलकर मैंने उनसे अपने मन की बात नहीं की। इसके बावजूद वो मुझे अपने अधिक निकट और जाने पहचाने लगते हैं। कुछ ऐसा है जो हम दोनों को माँ से अलग कर देता है। इसलिए माँ को चाहते हुए भी उन पर कभी सहानुभूति नहीं होती, और बाबू से डरते हुए भी उन्हें देखकर कभी कभी भीरे भीतर कुछ रुआ सा हो आता है। बाबू ने पीछे मुड़कर मुझे देखा और एकटक देखते रहे। मुझे लगा जैसे वो कुछ देर के लिए मेरी उपस्थिति को बिल्कुल भूल गए थे, और अब सहसा मुझे अपने सम्मुख देखकर समझ न पा रहे हूँ कि मैं कौन हूँ, उनके कमरे में कैसे खड़ा हूँ।
मैं कमरे से बाहर चला आया और कुछ देर तक बड़े कमरे की दीवार से सटकर बाबू के कमरे की देहरी पर खड़ा रहा। सोचा था कि बाबू बाहर आकर मुझसे कुछ कहेंगे, किंतु ये मेरा भ्रम था। उनके कमरे में सिर्फ सन्नाटा था, एक घना गहरा सा सन्नाटा जो हमारे सारे घर पर घेराया था। और तब उस क्षण मुझे लगा मैं बहुत ही अकेला हूँ। बाबू भी अपने में बहुत अकेले हैं। माँ के बिना हर कमरा साए साए सा करता प्रतीत होता है। मैं दीवार से सटकर आंखें मूंद लेता हूँ। जिस दिन माँ मौसी के घर मुझसे मिले बिना चली गई, उससे एक दिन पहले आधी रात को मेरी आंख खुली थी। कहानी का अगला अंश लेकर आता हूँ आप लोगों के पास दोबारा से दास्तान गोई में कल।